प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है इस क्लास के माध्यम से। ये तो आपको पता ही होगा, मौसम काफ़ी प्रतिकूल था जिससे कि वीडियो क्लास बना पाना संभव नहीं था, लेकिन अब कुछ मौसम अनुकूल हुआ है और आशा करता हूँ कि आपको लगातार वीडियो क्लास उपलब्ध होती रहेगी। चलते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के तहत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मौर्य वंश। तो ये ध्यान रखना है कि पूरे इतिहास की बात अगर हम करें तो मौर्य वंश काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि मौर्य वंश से ही तुलना करते हुए आगे के राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इस वजह से मौर्य वंश को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है। तो हम मौर्य वंश में जो पढ़ रहे हैं इस समय, या पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो पिछली वीडियो क्लास अपनी संदर्भित थी मौर्य साम्राज्य की संस्कृति, और जिसके तहत हम लोगों ने देखा था मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो क्लास में हम मौर्य साम्राज्य की संस्कृति ही पढ़ेंगे, लेकिन मौर्य साम्राज्य की संस्कृति की जो तो दो पार्ट आज हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे, वो है एक प्रांतीय प्रशासन और दूसरा है न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्लास की। वीडियो क्लास को पूरा देखा करिए, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब आपका डाटा ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा, और जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्लास को पूरा देखा करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग अपनी इस क्लास को रफ्तार दे सके, जिससे कि आपका ज्ञान का स्तर भी बढ़ सके। तो आज का पहला टॉपिक अपना प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन कैसा था, या प्रांतीय प्रशासन या मौर्य साम्राज्य के पूरे प्रशासन की बात करें तो उसका बंटवारा कैसा था, इस तरीके से इसको समझते हैं। तो मौर्य प्रांतीय प्रशासन में अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ी केंद्रीय इकाई था, ठीक है। जैसे आज भारत, तो भारत सबसे बड़ी केंद्रीय इकाई है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और उन राज्यों में जिले, मंडल, तहसील और ब्लॉक के नीचे गांव, ठीक है। वैसे ही इस चीज को भी हमको देखना है। तो मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत सबसे बड़ी इकाई। अब मौर्य साम्राज्य बटा कितने भागों में था वो देखना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो पहला विभाजन था वो हुआ था प्रांतों में, ठीक है। तो प्रांतों को ही चक्र कहा गया है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि मौर्य काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था, तो वो आंसर होगा चक्र। और इसका प्रमुख अधिकारी जो था वो होता था राज्यपाल, यानी गवर्नर कह सकते हैं, ठीक है। और सामान्यतः इस पद पर कुमारों की नियुक्ति या आर्य पुत्र की नियुक्ति की जाती थी। कुमार का मतलब जो राजा के पुत्र होते थे, और आर्य पुत्र का मतलब जो राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है। दूसरा विभाजन जो है मौर्य साम्राज्य का देखते हैं प्रांतों के बाद, वो है मंडल, और मंडल का प्रमुख अधिकारी होता था प्रतिष्ठा या प्रादेशिक। सामान्यतः जो महामात्य की श्रेणी के व्यक्ति होते थे वो इस पर जो है बैठाए जाते थे। अगला विभाजन जो हम देखते हैं वो आहार, विषय या जनपद। तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलता है। कहीं मिलता है आहार, कहीं विषय, कहीं जनपद, और आज के जिले के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी विषयपति या आहारपति, और एक और अधिकारी की चर्चा मिलती है स्थानिक, जो आहार, विषय या जनपद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। अब ये ध्यान रखना है, ये प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था स्थानिक, ठीक है, आहार, विषय या जनपद का। अगर इस विभाजन को हम ध्यान से देखें तो आज के तरह का ही विभाजन कुछ हमको समझ में आता है। मौर्य साम्राज्य को भारत मान ले, भारत बचा हुआ है प्रांतों में, और प्रांत बटे हुए मंडल में, और मंडल बटे हुए हैं जिलों में। ठीक ऐसा ही विभाजन हमको आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसके अलावा नीचे जो है मध्यवर्ती श्रेणी बताया जाता है कि मौर्य प्रशासन में कुछ थी, उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस श्रेणी की हम चर्चा करेंगे उसमें कितने गांव को रखा गया या कितने गांव का वो समूह था, ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा। आहार या विषय या जनपद का अगला विभाजन जो हम देख रहे हैं वो हुआ है स्थानीय में। स्थानीय ये 800 गाँवों का समूह हुआ करता था, जिसे स्थानीय नाम दिया गया। स्थानीय बटे हुए थे द्रोणमुख में, द्रोणमुख 400 गाँव का समूह हुआ करते थे। द्रोणमुख बटे हुए थे खारवटिक में, खारवटिक 200 ग्रामों का समूह हुआ करते थे। और खारवटिक बटे हुए थे संग्रहण में, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह हुआ करता था, और जिसका प्रमुख अधिकारी होता था गोप, ठीक है। और
सबसे आखिरी में आता है ग्राम। तो मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर कही जाए तो वो थी ग्राम, और इसका प्रमुख होता था ग्रामणी या ग्रामिक। दोनों नाम हमको मिलते हैं, कहीं ग्रामणी और कहीं ग्रामिक, ये ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन का जो विभाजन था या मौर्य साम्राज्य का जो विभाजन था, वो पहला विभाजन हुआ प्रांतों में, प्रांतों को ही चक्र कहा गया। और अगला विभाजन हुआ वो हुआ मंडल में। मंडल के बाद जो अगला विभाजन हम देखते हैं वो आहार, विषय या जनपद में, ये सबसे प्रमुख विभाजन। उसके बाद हम मध्यवर्ती श्रेणी में आते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि आहार, विषय या जनपद का जो विभाजन हुआ वो विभाजन हुआ स्थानीय में, जो 800 ग्रामों का समूह हुआ करता था। और स्थानीय का विभाजन हुआ द्रोणमुख में, जो 400 ग्रामों का समूह हुआ करता था। और द्रोणमुख का विभाजन हुआ खारवटिक में, जो 200 ग्रामों का समूह हुआ करता था। और खारवटिक बटा संग्रहण में जो 10 ग्रामों का समूह हुआ करता था। और सबसे निचली इकाई प्रशासन की जो थी वो थी ग्राम। ठीक है, और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी या ग्रामिक। ठीक, और अशोक के समय ही कुछ प्रांतों की भी चर्चा हमको मिलती है बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में, और उन प्रांतों की संख्या यहाँ पर 5 बताई गई है, उसको भी देख लेते थे। ये 5 प्रांत थे। पहला प्रांत था उत्तरापथ, दूसरा था दक्षिणापथ, तीसरा था अवंती, चौथा था प्राची या प्रासी या पूर्व देश, 5वां था कलिंग। ठीक है, अब यहाँ ये 5 प्रांत थे और इन 5 प्रांतों की 5 राजधानियाँ। उत्तरापथ की राजधानी की बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी की बात करें तो दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी की बात करें तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और प्राची या पूर्व देश की बात करें तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी थी तोशली। आपको याद होगा कि अशोक सम्राट बनने से पहले उज्जैनी का ही वायसराय था, और साथ ही साथ कुछ समय के लिए उसने उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला का भी प्रशासन संभाल रखा था। अगर आपने पिछली वीडियो क्लास देखी होगी तो इतना तो आपको याद आ ही गया होगा। ठीक है, अब एक और प्रांत है सौराष्ट्र, यानी जहां आज गुजरात का जो क्षेत्र हम देख रहे हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी, क्योंकि यहाँ पे एक सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि अशोक द्वारा नियुक्त या मौर्य प्रशासन द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा ही उस झील की रखवाली की जा रही है। और अगर दूरी देखी जाए तो आज के संदर्भ में भी दूरी काफ़ी अधिक हमको प्रतीत होती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसने यानी सौराष्ट्र ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य के अधीन माना, लेकिन पूरी तरह अधीन नहीं माना, अर्ध स्वतंत्र राष्ट्र की तरह ही वो व्यवहार करता रहा। ठीक है, अब इसी प्रांतीय प्रशासन के तहत ही हम देखें तो जिले भी आते हैं, और जिले के 3 प्रमुख अधिकारियों का जिक्र हमको मिलता है। अगर आपको याद होगा अशोक के बृहद शिलालेख, तो अशोक के बृहद शिलालेख में जो तीसरा लेख उसने लिखवाया है, जिसमें 3 अधिकारियों की नियुक्ति वो करता है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक की। ठीक है, तो ये जिले के 3 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। शुरुआत करते हैं प्रादेशिक से। तो प्रादेशिक, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनाते हैं कि जिले के प्रमुख कितने अधिकारियों की चर्चा हमको मिलती है मौर्य काल में। तो ये आप आंसर दीजिएगा 3। तो पहला जो है वो है प्रादेशिक। ये क्या था, क्या काम था इसका? तो इसका काम था क्षेत्र का दौरा करना, यानी जितना इसको क्षेत्र दिया गया था उस क्षेत्र का ये दौरा करता था। जिले व गांव के अधिकारियों का विवरण समाहर्ता को देता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी स्थिति आज के मंडलायुक्त जैसी थी, यानी कमिश्नर जैसी थी। ठीक है, समाहर्ता को देता था, स्थानिक तथा गोप के कार्यों की जांच करता था। ये था प्रादेशिक का कार्य। अगला जो अधिकारी हमको जिले में दिखता है वो है रज्जुक। इसका कार्य जो बताया गया, इसका कार्य था ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण एवं कर का निर्धारण करना। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम देखें तो तीसरे नंबर पर जो अधिकारी है जिसका संबंध जिले से है वो है युक्त। इनका कार्य राजस्व वसूलना एवं लोखा जोखा करना, अर्थात इनका काम ये था कि राजस्व वसूलते थे और राजस्व किससे कितना लिया, किसने कितना दिया, इसका लेखा जोखा रखने का काम करते थे युक्त। ठीक है, तो जिले के 3 अधिकारियों को लाइन से ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। और इनकी चर्चा कहाँ मिलती है? अशोक के बृहद शिलालेखों में। तीसरा जो बृहद शिलालेख है उसमें इन 3 अधिकारियों की चर्चा की गई है। वहीं पे अशोक बताता है कि प्रादेशिक, युक्त और रज्जुक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे हम देखें तो जिले और ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी भी हमको देखने को मिलते हैं। वो एक था गोप और दूसरा जो अधिकारी था वो था स्थानिक। ठीक है, तो इन दोनों के काम क्या थे? तो स्थानिक का काम था ग्रामों से कर वसूलना। ठीक, स्थानिक ग्रामों से कर वसूलता था तथा गोप उसका लेखा जोखा रखता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेना है इन 2 अधिकारियों के बारे में भी कि जिले और ग्राम के बीच में जो 2 प्रमुख अधिकारी, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो वहाँ हमने क्या देखा था
कि संग्रहण जो 10 ग्रामों का समूह था उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? उसका प्रमुख अधिकारी गोप था। और यहाँ गोप का काम क्या बताया गया कि स्थानीय ग्रामों से कर वसूल रहा है और गोप का काम यह है कि कितना कर वसूला गया, किससे कितना कर लिया गया, किसने कितना कर दिया, कितना नहीं दिया, इन सब का लेखा जोखा रखता था गोप। ठीक है, तो ये बहुत शार्ट में हमने देखा मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अब आते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में, यानी न्याय प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो मौर्यकालीन न्याय प्रशासन की बात करें तो सबसे बड़ा न्यायालय जो होता था वो हमेशा राजा का होता था। तो पूरे राजतंत्र में जितने भी राजवंश आएंगे, जितने भी राजतंत्र आएंगे, वहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा न्यायालय हमेशा राजा का ही होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा न्यायालय राजा का होता था तथा सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय था। ठीक, तो ये मौर्य प्रशासन के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय किसका होता था और सबसे छोटा न्यायालय कौन सा होता था? तो सबसे बड़ा न्यायालय राजा का और सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय। ठीक है, प्रशासन के प्रत्येक अंग में न्यायालय की व्यवस्था थी। ठीक, तो प्रशासन के जितने भी अंग हम लोगों ने यहाँ पे देखे, मौर्य साम्राज्य से लेकर के ग्राम प्रशासन तक हर जगह न्यायालय की व्यवस्था थी। ठीक है, ग्राम न्यायालय और राजा के न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी प्रकार के न्यायालय थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ग्राम न्यायालय और राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, तो राजा सर्वे सर्वा था, तो वहाँ और किसी की जरूरत नहीं थी, इसलिए वहाँ एकल न्यायालय था। वैसे गांव का मामला भी, गांव सबसे छोटी इकाई थी, यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए ग्राम न्यायालय भी एक ही स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन राजा के न्यायालय और ग्राम न्यायालय को छोड़ दिया जाए, यानी प्रांत, मंडल, आहार, स्थानिक, द्रोणमुख, खरवटिक और संग्रहण, तो इन जगहों पर हमको 2 तरह के न्यायालयों की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो जो पहला न्यायालय हमको दिखता है इसमें वो है धर्मस्थीय न्यायालय। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय सामान्य भाषा में आज से अगर हम तुलना करें तो इसे हम कह सकते हैं दीवानी न्यायालय। इसका प्रमुख हुआ करता था धर्मस्थ या व्यवहारिक, ये दोनों नाम हमको मिलते हैं, ये ध्यान में रख लेना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि धर्मस्थी किस प्रकार का न्यायालय था? दीवानी। ठीक है, धर्मस्थी क्या था मौर्य साम्राज्य में? तो न्यायालय। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसका प्रमुख कौन है? तो धर्मस्थ या व्यवहारिक। दूसरे न्यायालय की बात करें कि दूसरा न्यायालय, ठीक, जैसे दीवानी न्यायालय, तो दीवानी न्यायालय की चर्चा अगर आज के न्यायालय से हम करें तो इस न्यायालय में सामान्यतः जमीन से जुड़े हुए विवाद देखे जाते थे, धन के लेन देन से जुड़े हुए विवाद देखे जाते थे, हल्की फुल्की किसी से अगर कोई बहस कर लेता था उससे संबंधित कोई विवाद होता था वो यहाँ देखा जाता था, यानी कोई किसी से गाली गलौज कर ले उससे संबंधित कोई विवाद होता था तो वो दीवानी न्यायालय में देखा जाता था। जो दूसरा न्यायालय यहाँ पे हमको मिलता है वो है कंटक शोधन न्यायालय। इसे हम आज के न्यायालय के साथ अगर तुलना करें तो इसे हम कह सकते हैं फौजदारी न्यायालय। इसका प्रमुख जो होता था वो प्रदेश था। मैं बार बार कह रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि धर्मस्थी न्यायालय का प्रमुख धर्मस्थ या व्यवहारिक और कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख प्रदेश था। ठीक है, और कंटक शोधन न्यायालय आज के फौजदारी न्यायालय की तरह और धर्मस्थी न्यायालय आज के दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था। ठीक, दंड व्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन दंड व्यवस्था कठोर थी। ठीक है, अब मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास, जुर्माना जैसे दंड प्रचलित थे। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि जो ये न्याय व्यवस्था थी, भले ही अशोक के समय बौद्ध धर्म का बोलबाला हो चुका था, लेकिन हमने पीछे क्या देखा था कि वहाँ भी अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था। हाँ, एक व्यवस्था लागू की थी कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था उसे 3 दिन की मोहलत मिलती थी, 3 दिन की मोहलत दी जाती थी कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। उसी तरह यहाँ ध्यान रखना है कि मौर्य प्रशासन में अगर कोई किसी कारीगर का अंग छत विछत कर देता था, यानी किसी का हाथ काट लिया, किसी का पैर काट लिया, इस टाइप की अगर कोई व्यवस्था होती थी या राज की धन का घोटाला करता था तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। वहीं कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि अगर कोई पशुओं की चोरी भी कर लेता था तो उसके लिए भी मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। ब्राह्मणों के लिए बताते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण देशद्रोही होता था या देश के साथ द्रोह करता था तो उसके लिए जो दंड की व्यवस्था थी उसे पानी में डुबो करके मार दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे दंड व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि मृत्युदंड, अंग विच्छेद। अंग विच्छेद का मतलब कि थोड़ी सी कबीलाई व्यवस्था लगती है, जैसे कबीलों में आज भी चलता है अगर कोई किसी का हाथ काट ले तो जिस व्यक्ति ने काटा है उसके भी हाथ काटने की सजा दे दी जाती है। ठीक है, तो उस समय अंग विच्छेद भी प्रचलित था, कारावास की सजा भी सुनाई जाती थी, जुर्माना
भी लगाया जाता था, यानी कि वर्तमान समय के जितने भी दंड हैं, वर्तमान समय में एक जो अंग विच्छेद वाला है, ऐसा दंड भारतीय संविधान या कह लें या भारतीय दंड संहिता के तहत इस प्रकार का दंड अब नहीं दिया जाता, लेकिन मृत्युदंड, कारावास, जुर्माना जैसे दंड आज भी प्रचलित हैं और उस समय भी प्रचलित थे। ठीक है, अब अशोक के समय तक आते आते जो जनपद का न्यायाधीश था उसका नाम जो हमें मिलता है जो रज्जुक होता था। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने जिले के अधिकारी के रूप में देखा था रज्जुक, तो रज्जुक का इतना काम तो था ही कि ग्रामों में जाके भूमि का सर्वेक्षण करना और कर का निर्धारण करना। साथ ही साथ उसका एक और काम दिया गया था जनपद का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। ठीक है, इसकी तुलना हम कर सकते हैं आज के जिला अधिकारी से। ठीक, और नगर का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था व्यवहारिक। ठीक, तो ये थोड़े से 60 वीडियो में हम लोगों ने देखा मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था के बारे में, प्रांतीय प्रशासन के बारे में और मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। इतना आपको अच्छे से करना है तैयार। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि मौसम अच्छा ही रहेगा, यानी इतना अच्छा रहे कि वीडियो बनाई जा सके। ठीक है, और ये वीडियो क्लास लगातार आपको अब ऐसे ही मिलते रहेगी। तो इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ, और जब तक मिल नहीं जाती आपको सफलता। चलिए इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।